दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है अपने मुल्क पर। नॉर्थ कोरिया में कॉमन लोगों की डेली लाइफ कैसे गुजरती है, ये सोचने पर भी आपको घुटन महसूस होगी। यहाँ की हुकूमत आम लोग की ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आपके बाल कैसे होंगे और आप कैसे पढ़ेंगे, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी एस्पेक्ट हो। और एक रैंडम टाइम पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से यानी मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा ताकि हुकूमत देख सके कि आप उस वक्त क्या यूज़ कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं उस वक्त। और क्राइम दादा ने किया है लेकिन उसकी सज़ा पोते तक को भी मिलती रहेगी। गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून लागू होता है, इसलिए हर ख़ानदान के लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं और कभी खुलकर बात ही नहीं कर पाते। और इस सब के बावजूद पिछले कई सालों से किम जोंग उन की पकड़ कमज़ोर होती जा रही है और एक साइलेंट रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है जिसको चला रही हैं नॉर्थ कोरिया की औरतें। तो दोस्तों, ये बात है सन 1981 की। नॉर्थ कोरिया के एक पॉलिटिकल कैंप के प्रिजन के अंदर एक प्रेग्नेंट औरत को कैदी बना कर लाया जाता है और उसका बच्चा उसी जेल में ही पैदा होता है। और नॉर्थ कोरिया के अंदर गिल्ट बाय एसोसिएशन के कानून की वजह से 3 जनरेशन्स को सज़ा भुगतनी पड़ती है। अगर कानून दादा ने तोड़ा था तो उसकी सज़ा पोते तक को भी मिलेगी। और इसी वजह से इस प्रेग्नेंट औरत को जो बच्चा हुआ उसका नाम शिन डोंग युक रखा गया और इस बच्चे को भी जेल के अंदर ही रखा गया और कहा गया कि इसका खून अब गंदा हो चुका है और अब ये बाहर नहीं आ सकता। और जो कोई भी इस जेल के अंदर भागने की बात करता तो उसको गोली मार दी जाती। और अगर आपने किसी को भागने का प्लान बनाते हुए सुन भी लिया और आपने वहाँ के गार्ड्स को नहीं बताया तो आपको फिर भी गोली मार दी जाएगी। और उधर शिन डोंग को 1 चम्मच मक्के के चावलों का दिया जाता था और भूखा रहता था वो हमेशा। तो इसी वजह से एक दिन जब उसके माँ और उसका भाई भागने का प्लान बना रहे थे तो उसने जाकर जेल के गार्ड्स को बता दिया कि ऐसा मेरे माँ और मेरे भाई भागने का प्लान बना रहे हैं। कि बेचारे ने तो इस वजह से बताया था कि कुछ खाना मिल जाएगा, कोई भूख का माहौल था। उसको क्या पता था कि उसके माँ और उसके भाई को मार दिया जाएगा। तो जब उसने ये बात बताई तो उसके एग्जैक्ट 6 महीने बाद सब कैदियों को लाया गया और सबसे आगे शिन डोंग को रखा गया कि उसकी माँ को उसके सामने ही फांसी दी गई और उसके भाई को उसके सामने गोलियां मार दी। और यहाँ तक प्रिजन गार्ड्स नहीं रुके, फिर उन्होंने उसको 6 महीने तक टॉर्चर किया। तो आखिर सन 2005 में जब शिन डोंग की उम्र होती है 23 साल तो वो खुद वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और बाई चांस वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता है। तो जब वो यहाँ से भागता है तो सीधा चाइना की तरफ जाता है और वहाँ से फिर साउथ कोरिया। और इसी वजह से उसकी कहानी दुनिया के सामने आई और नॉर्थ कोरिया के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो दुनिया के सामने आया। और साउथ कोरिया के अंदर आकर और ये ह्यूमन राइट्स एडवोकेट बनते हैं और इनकी आवाज़ यूनाइटेड नेशंस तक पहुँचती है और इनके ऊपर एक किताब भी लिखी जाती है, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। In the Bible, you read about heaven and hell, and where in hell, those have to live amongst the flames. That's what the prison camp was like. तो दोस्तों, शेन जैसे लोगों की वजह से जो भी नॉर्थ कोरिया के राज सामने आए हैं उसके अंदर आम लोगों की लाइफ कैसी होती है एक खौफनाक डिक्टेटरशिप में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों की है और अगर आप देखेंगे तो ये साउथ कोरिया के ऊपर है और इसके वेस्ट में चाइना है। और अगर आप इसके रात का व्यू देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो साउथ कोरिया है उसमें बहुत ही लाइट्स हैं और नॉर्थ कोरिया के अंदर बिल्कुल जैसे ब्लैक आउट हो। तो हाँ, आपने सही सुना, यहाँ के लोग 7 बजे सो जाते हैं और ना ही रात को कोई टीवी देखता है, ना ही रात को कोई पढ़ता है, रात को कोई कुछ भी नहीं करता। ब्लैक आउट ही ब्लैक आउट होते हैं हर तरफ। और ये बात है 1995 की। नॉर्थ कोरिया के अंदर मेंढक की पॉपुलेशन के अंदर बहुत फ़र्क आने लगा और मेंढक गुम होने लगी। तो जब रिसर्च की गई तो पता चला कि लोग भूख की वजह से मेंढक का शिकार करने लगे और इसलिए मेंढकों की तादाद कम होने लगी। और इसके बाद 1995 से 1998 तक जो कैद साली आई थी नॉर्थ कोरिया के अंदर उसके तो आंकड़े कभी किसी ने बताया ही नहीं कि कितने लोग वहाँ मरे। लेकिन
तकरीबन 20 से 25 लाख लोग मरे थे उस वक्त। लेकिन नॉर्थ कोरिया हमेशा से ऐसा नहीं था। एक ऐसा वक्त था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से भी ज्यादा तरक्की पजीर मुल्क था, और इस दौर के अंदर नॉर्थ कोरिया की जीडीपी 3 से 4% जितनी बढ़ रही थी। वहाँ पर पढ़ाई मुफ्त थी, लोगों का इलाज मुफ्त होता था, और भी बहुत सारी सहूलियात लोगों को दी जाती थी। लेकिन असल तकलीफें और असल दिक्कतें इनको तब आती हैं जब 90s में सोवियत यूनियन टूटकर बिखर गया। In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end. तो तब 1990 के बाद सोवियत यूनियन टूटा तो इनको तेल और खाना मिलना बंद हो गया, क्योंकि सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को बहुत ही सस्ता तेल और खाना देता था। लेकिन जब यूएसएसआर टूटी तो इनकी इकॉनमी भी कोलैप्स करने लगी, क्योंकि उनकी इकॉनमी कोलैप्स हो गई थी। तो फिर यहाँ पर भूख हड़ताल होने लगी और बहुत ज्यादा लोग भूख से मरने लगे। और यहाँ की हुकूमत इतनी हार्टलेस थी कि उन्होंने अपनी आवाम को मरने दिया, और खुद का जो सारा पैसा था वो इस सारी चीज को कवर अप करने में लगा दिया। और यहाँ पर इसके बाद एक बाढ़ आती है, तो जिसमें इनके पास ना पैसा था ना कोई क्रेडिट था, तो यहाँ पर लोग मरने लगे और भूख भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। लेकिन आपको तो मैं पहले बता चुका हूँ, इनके पास कुछ भी नहीं था, और यूनाइटेड नेशंस ने इनकी हेल्प करने को कहा, और लेकिन एक शर्त रखी कि आप अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनको बंद कर दें। लेकिन इन्होंने ये बात नहीं मानी और न आम लोगों के बारे में सोचा, क्योंकि यहाँ पर थी तो सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप। यूं सोचता कोई आम लोगों के बारे में। और एंड्रयू निटाइटकस अपनी किताब में लिखते हैं कि यहाँ पर फैमिली के अंदर बुजुर्गों को इसलिए भी खाना नहीं दिया जाता था कि नौजवान सरवाइव कर सके, और कुछ बुजुर्ग तो ऐसे भी थे कि उन्होंने कहा हमारे नौजवान, हमारे बच्चे खाना गए, हम ऐसे ही रह लेंगे। तो मतलब इस हद तक नॉर्थ कोरिया के हालात हो गए। लेकिन इन लोगों ने कभी किसी को नहीं बताया, और कभी कोई खबर बाहर ही नहीं आनी थी नॉर्थ कोरिया से, क्योंकि इनके कैपिटल सिटी को इस तरह साफ रखा गया, और जो लोग भूखे थे, जो लोग मतलब होमलेस थे, उनको वहां से निकाल दिया गया, और इसको ऐसा दिखाया गया पूरी दुनिया के सामने यहाँ पर कोई भूख हड़ताल नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और वहां के जो हुकूमत के लोग, उनको तो हर किस्म के मराहत मिल रहे थे, हर किस्म का खाना मिल रहा था, अगर सिर्फ नहीं था तो कुछ आम लोगों के लिए। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि नॉर्थ कोरिया टाइटली डिक्टेटरशिप के अंदर चल रहा था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन ने जापान और जर्मनी को हराया, तो वहां पर फिर उन्होंने अपना राज बिठा लिया। और पहले तो जापान का राज कोरिया से हटवा कर उधर खुद अपना राज किया, और जर्मनी को भी जैसे किया था आधे हिस्सों में बांट दिया था, आधा सोवियत यूनियन देखेगा और आधा अमेरिका देखेगा। और जब जापान के ऊपर उन्होंने हमला किया और उसको भी हरा दिया, तो इसके बाद कोरिया को उनके कब्जे से छुड़वाकर फिर उसके ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया। आधा सोवियत यूनियन देखेगा और आधा अमेरिका। अमेरिका साउथ कोरिया को देख रहा था और नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन। तो फिर जैसा कि पीछे से ही रिवायत चलती आ रही थी, सोवियत यूनियन के जो मुल्क था उसमें कम्युनिस्ट थे, इधर भी ऐसा ही राज आया। तो फिर इसी तरह कम्युनिस्ट लीडर बने किम इल सुंग, जो कि पहले सुप्रीम लीडर थे नॉर्थ कोरिया के। कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप हम इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक फैमिली डिक्टेटरशिप। जो भी हुकूमत लाई जाती है वो सिर्फ किम परिवार के फायदे में हो और उसी का राज कंटिन्यू करे, इस तरीके से वो हुकूमत लाई जाती है। और इसी फैमिली से चलते चलते अब उसका पोता किम इल सुंग का पोता किम जोंग उन अभी वहां पर हुकूमत कर रहा है, यानी कि डिक्टेटरशिप। और यहाँ पर लोगों की पर्सनल लाइफ को हर एस्पेक्ट से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है कि वो क्या काम करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, और इसके अलावा कब सोएगा। और तो और उनकी पढ़ाई को भी कंट्रोल किया जाता है और हर किस्म से उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और अगर स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पर हाई स्कूल करना मैंडेटरी है। जिसने हाई स्कूल नहीं किया होगा उसको सज़ा मिलेगी, और जो स्कूल नहीं जाएगा हाई स्कूल से पहले उसको भी सज़ा दी जाएगी। और जब वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर उनकी पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि उस्ताद वहाँ पर रिश्वत लेकर किसी बच्चे पर तवज्जो देते हैं, अदरवाइज़ वो वैसे ही छोड़ देते हैं। और अगर बात की जाए इंटरनेट की, तो यहाँ पर हर किस्म से उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है कि वो इंटरनेट पर भी क्या देखेंगे, टीवी पर क्या देखेंगे, और इसके अलावा भी हर किस्म से। और इसके अलावा आप ये जो वीडियो में स्कूल्स देख रहे हैं, ये उनके इलीट ऑफ इलीट क्लास के स्कूल हैं, जो मतलब बड़े अमीर बच्चे और हुकूमत के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। अदरवाइज़ कोई और स्कूल, नॉर्मल स्कूल की वीडियो ही मौजूद नहीं है इंटरनेट के ऊपर नॉर्थ कोरिया के।
और इसके अलावा जब वो हाई स्कूल कर लेते हैं तो आगे कॉलेज के लिए एक तो फैमिली बैकग्राउंड अगर किसी का मजबूत और अमीर अच्छा हुआ, और इसके अलावा रिश्वत भी देनी पड़ती है एडमिशन लेने के लिए। और हर बच्चे को फौज के अंदर ड्यूटी देनी मैंडेटरी है, और ये ड्यूटी 10 साल तक की भी हो सकती है, मतलब सर्व करना लाजमी है मिलिट्री के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर। और इसके अलावा डिक्टेटरशिप के होते हुए भी यहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के बाद, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, सिर्फ 2 रूलिंग कैंडिडेट होते हैं, और उनके अलावा अगर कोई किसी को वोट करेगा तो उनको जाकर पागल घोषित कर दिया जाएगा, और जो सीक्रेट पुलिस है वो जाकर उनको उठा लेगी और भी उनके साथ बहुत कुछ करते हैं। और अगर यहाँ के वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 99.7% से भी ज़्यादा है, यानी कि ऑलमोस्ट 100% लोग यहाँ पर अपना वोट देते हैं। और यहाँ पर अगर हेयर स्टाइल की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ अप्रूव्ड हेयर स्टाइल हैं, तो 15 से 20 लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, और इसके अलावा लड़कों के लिए भी। मतलब कोई यहाँ पर जो इसके अलावा अप्रूव्ड हेयर कट्स के अलावा कोई कटिंग करवाएगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ के कपड़ों की, ब्रांड्स की, तो कोई भी यहाँ ब्रांड्स के कपड़े नहीं पहन सकता जो कि वेस्टर्न कल्चर से आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर स्किनी जीन्स, ब्लू जीन्स, टाइट जीन्स पहनने पर भी बैन। और आप सोच रहे हैं कि आप इन रूल्स को कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा? इसके लिए यहाँ पर स्पेशल फैशन पुलिस बनाई गई है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। फैशन पुलिस अंडरग्राउंड होकर घूमती रहती है, यानी कि जो भी उन्हें दिखता है रूल्स के खिलाफ पूरी अपनी सेटिंग किए हुए, तो वो उसके कपड़े फाड़ देते हैं। अगर कोई हेयर कट अलग किया हुआ हो तो उसके हेयर काट देते हैं। और हत्ता कि यहाँ पर हेयर्स डाई कराना भी अलाउड नहीं है। और इसके अलावा लड़कियों को रेड लिपस्टिक लगाना भी अलाउड नहीं है। मेकअप करना भी तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। और जो कोई भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करता उनको या फाइन दिया जाता है या तो उनको जेल भी हो जाती है कभी कभार। तो फिर यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर यहाँ पर फैशन यानी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर इतना क्यों ध्यान रखा जाता है और इतने सख्त रूल्स क्यों हैं? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक कल्चर इन्वेजन है। अगर कोई वेस्टर्न का ड्रेस फैशन यहाँ पर आया तो लोग हमारे अपने देश के कल्चर के बारे में भूल जाएंगे और बाहर के मुल्क के बारे में सोचेंगे, और ये एक किस्म का उनके लिए ख़तरा है। और यहाँ पर डोमेस्टिक ग्रोथ तो है ही नहीं, कि जैसा कि अब हमारे मुल्क में अगर कोई एक ऐप वगैरह बना है तो उसको ग्रो होने के लिए पुश करती है यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग। वहाँ पर तो कोई ऐप भी ऐसा नहीं है जिसको पुश किया जाए। और इसके अलावा अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना है उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये तो कुछ नहीं है, अगर आपने कभी इंटरनेशनली ट्रैवल करना है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सख्त कवानीन है। अगर आपके पास इजाज़त है सरकार की तो आप जा सकते हैं, वरना तो कोविड के बाद बॉर्डर गार्ड्स को भी बहुत ही ज़्यादा सख्त कर दिया गया था। अगर कोई आए जाए आपको दिखे तो आपने डायरेक्ट ही गोली मार दी। इसके अलावा हमने पहले जो स्टोरी सुनी थी किम डोंग की, उसकी स्टोरी भी ऐसे ही कनेक्ट करती। उसके एक अंकल ने देश को छोड़ने की कोशिश की थी, भागने की कोशिश की थी, तो वो पकड़ा गया था और इस वजह से उसके पूरे ख़ानदान को जेल के अंदर डाल दिया गया। तो अगर आप कभी भी यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपके पूरे ख़ानदान को 3 नस्लों से ज़्यादा को जेल में गुजारना पड़ेगा। और इसके अलावा सब लोग फिर भी भागने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर लोग तो चीन की तरफ भागते हैं क्योंकि उनकी ज़्यादा बॉर्डर लाइन वहीं से। और जब वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं तो चीन में भी डिक्टेटरशिप का माहौल है, तो वो लोग फिर उन्हें वापस कर देते हैं। 2022 में आप देखें 5 लोगों को चीन ने वापस कर दिया था नॉर्थ कोरिया को। तो आप इमेजिन करें वहाँ पर लाइफ गुजारना कितनी सख्त है और कितनी घुटन होती होगी। और इसके अलावा अगर मूवीज़ की बात की जाए कि ड्रामा सीरीज़ की, आपको गिने चुने चैनल्स दिए जाते हैं, वो भी जो सरकार की तरफ से होते हैं, हुकूमत की तरफ से, आप उन्हीं को ही देख सकते हैं। और उन सब टीवीज़ का सीरीज़ शो का हीरो होता है किम जोंग उन। तो अगर बात की जाए यहाँ पर इंटरनेशनल की, वहाँ पर तो रिलीज़ ही नहीं होते इंटरनेशनल ड्रामे और सीरीज़। 2022 में 2 स्टूडेंट साउथ ड्रामा देखते हुए पकड़े गए थे तो उनको 12 साल की जेल की सज़ा सुना दी गई। और आप सोचें कि एक ड्रामा देखने पर 2 बच्चों को 12 साल की सज़ा, किस हद तक का ये जुल्म होगा। और इसके अलावा लोग वहाँ पर ब्लैक में ख़रीदते हैं ये सब ड्रामे, इंटरनेशनल साउथ ड्रामे, इंटरनेशनल हॉलीवुड मूवीज़ हो गई, वहाँ पर ब्लैक में बिकती हैं। और जब ये ब्लैक में बिकती हैं तो पहले तो लोग पकड़े जाते थे क्योंकि सीडीज़ होती थी और वहाँ पर ब्लैक आउट करके सीडीज़ फंस जाती थी उसके अंदर, ड्राइवर के अंदर। ये जाकर पुलिस वाले देखते थे। अगर कोई फिर इंटरनेशनल ड्रामा सीडी देख रहा होता था
तो फिर उसको सज़ा दी जाती थी। एक मरतबा तो एक स्टूडेंट को गोली भी मार दी गई थी। इस हद तक का जुल्म है नॉर्थ कोरिया में। और अब तो लोगों ने वहाँ पर USB वगैरह आ गई हैं जिनको छुपाना भी ईजी है। और इसके अलावा अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। और जब आप गवर्नमेंट से इजाज़त ले लेंगे तो आपको 1 घंटे के लिए इंटरनेट यूज़ करने दिया जाएगा, वो भी लाइब्रेरी के अंदर। और लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरियन है वो आपके बीच खड़ा रहेगा और हर 5 मिनट के बाद फ्रीज़ आउट आ जाएगा। फ्रीज़ आउट आएगा तो एक लाइब्रेरियन को आकर वहाँ पर अपना अंगूठा लगाना पड़ेगा। अगर जब वो अंगूठा लगा लेगा फिर इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। इस हद तक का जुल्म है नॉर्थ कोरिया का। और हत्ता के नॉर्थ कोरिया का इंटरनेट भी अपना है। इंटरनेट को हम इंटरनेट कह सकते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने जिनके उनकी अपनी वेबसाइट्स रखी हुई हैं और जो भी ऐप्स वगैरह हैं। और अगर आपको कभी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस के ऊपर तो आपको फिज़िकल स्टोर में जाना पड़ेगा वो ऐप डलवाने के लिए। और इसके अलावा अगर बात की जाए वहाँ पर टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी तो कोई ख़ास नहीं है। और मोबाइलों के ऑपरेटिंग सिस्टम को कोड इस तरह किया जाता है कि वो हुकूमत का ही कंटेंट दिखाएं जो वहाँ से अप्रूव्ड है, अदरवाइज़ नो। और इसके अलावा जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे तो आपका अचानक स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा और वो स्क्रीनशॉट जाएगा हुकूमत के पास और हुकूमत उस स्क्रीनशॉट को देखेगी कि आप उस वक्त क्या देख रहे थे। आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं देख रहे जिससे आपको सज़ा हो सकती है। और इसके अलावा भी उन्होंने एक ऐप नेटफ्लिक्स की कॉपी बनाने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहे नॉर्थ कोरिया वाले। और इसके अलावा अगर यहाँ पर रिलीजन की बात की जाए तो यहाँ पर सब एथियस्ट हैं और यहाँ पर क्रिश्चियन को एनिमी की नज़र से देखा जाता है। और इसके अलावा वहाँ के लोग अब पहले जो सुप्रीम लीडर थे किम इल संग और किम जोंग इल को देवताओं की तरह पूजा जाता है। तो फिर कहते हैं ना, एक मूवी का डायलॉग है, अगर आप लोगों से उनका खुदा छीन लें तो लोग अपना खुदा ढूंढ ही लेते हैं। लोगों से उनका धर्म कभी मत छीनना। अगर तुम लोगों से उनका धर्म छीनोगे तो वो तुम्हें अपना धर्म बना लेगा। और इसके अलावा इन दोनों सुप्रीम लीडर की फ़ोटो हर जगह आपको मिलेगी। हालांकि लोगों के घर में अगर ये तस्वीर नहीं होगी तो उनको देशद्रोही यानी कि गद्दार माना जाएगा। और यहाँ पर 2020 में एक वाक़या आता है, एक औरत जिसके घर में आग लग गई थी, वो जल्दी में अपने बच्चे को बचा रही थी तो उसने इन तस्वीरों को नहीं बचाया तो उसको इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ा। इमेजिन करें। और इसके अलावा एक बंदा अखबार पढ़ रहा था, गलती से उससे इन सुप्रीम लीडर की तस्वीर गंदी हो गई तो उसको जेल में डाल दिया गया। अब अगर बात करें वहाँ पर सर्वाइवल कैसे करते हैं लोग, अक्सर जो मर्द हैं उनको गवर्नमेंट जो जॉब देते वही करनी पड़ता है और उनकी तनख्वाह इतनी कम होती है कि वो महीने का सिर्फ 1 किलो राइस खरीद सकते हैं। वहाँ की जो वाइफ्स हैं, मतलब जिनकी शादी हो चुकी है जिन औरतों को, उनके ऊपर इतना सख्ती नहीं है कि वो जाकर गवर्नमेंट की जॉब करें या ना करें। तो फिर उन्होंने अपनी मार्केट्स खोली, ब्लैक मार्केट्स, जिन पर घर का गुजारा खर्चा चलता है। और इन मार्केट्स को नाम दिया गया जोंग मडांग का। और यहाँ पर आपको हर किस्म के ड्रामे की ब्लैक कॉपी भी मिलती है, स्पेशली साउथ कोरिया की वहाँ पर लोग ज़्यादा देखते हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल खबर भी उनको वहाँ मिल जाती है कि बाहर के लोग कितनी अच्छी और आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं और हम इधर फंसे हुए हैं। और वहाँ पर नॉर्थ कोरिया के अंदर जो अवाम है उसको 3 क्लास में बांटा गया है। एक है कोर क्लास जो कि किम खानदान से बहुत ही लॉयल है, और एक है वेवरिंग क्लास, एक डाउटफुल क्लास है जिनको लगता है कि अभी इतने लॉयल भी नहीं हुए, और एक क्लास है हॉस्टाइल क्लास। इस क्लास में सब एनिमीज की नज़र से देखते हैं इन लोगों को। और इसके अलावा अब बात करते हैं एक लड़की की जो कि साउथ कोरियन ड्रामे देख कर उसका दिमाग इतना खुल गया वो यहाँ से निकल गई और अपनी लाइफ को एक आज़ाद तरीके से जीने लगी। और मतलब ये चीज़ें देख कर के साउथ कोरिया में लोग कैसी ज़िंदगी दे रहे हैं, वहाँ के लोग अब बहुत ही ज़्यादा समझदार होते जा रहे हैं और एक्सप्लोयर आ रहा है इस चीज़ का। मैंने पहले बात की थी किम जोंग इल की कि अब उसकी पकड़ कमज़ोर होती है। वो कैसे, वो ऐसे कि उसके अपने जो नीचे लोग हैं वो ऐसा रिश्वत खा रहे हैं और उनको रिश्वत खा कर ही गुजारा करना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि जब आपके नीचे वाले लोग भी रिश्वत खाने लग जाएँ तो आवाम को पता चल जाता है कि हाँ आप पैसे देकर हम ये कोई काम भी कर सकते हैं, और फिर वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू होता है और आपकी हुकूमत गिर जाती है। क्योंकि हमने हमेशा देखा है, हमने हिटलर को देखा है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो भी उनके लोग जिनों के लोगों ने गद्दारी की वो नहीं टेक सके। तो ये चीज़ें हमारे लिए मतलब एक लेसन है, एक सबक है। हमें अपने मुल्क के अंदर इस चीज़ को एज अ नेमत की तरह देखना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ अब आ रही है। नॉर्थ कोरिया के अंदर ये चीज़ ख़त्म हो रही है, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ आ रही है।
हमारे मुल्क में फ़ौज का दारो मदारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा कि आप जानते हैं, पपेट्स हुकूमत बिठाई जाती हैं और भी बहुत कुछ, ये इधर बोलने का नहीं है, तो अपना ख्याल रखिए।